मुंगेर वैसे भी एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी रहा है और साथ ही साथ जो है आजादी के संघर्ष में भी मुंगेर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहाँ क्या है, आपकी बातों से ही झलक रहा है कि थोड़ा कि आपके परिवार में, लेकिन विशेष रूप ऐसा कुछ हुआ या कहाँ से आपको वो प्रेरणा मिली? नहीं, एक बात समझनी है कि 12th तक जो है, जिसको इंटरमीडिएट कहते थे उस समय, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा जी। सच्चाई तो ये है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू, श्री कृष्ण प्रसाद सिंह के नाम, और उनको श्री कृष्ण बाबू प्यार से कहा जाता था, वो मुंगेर के ही थे। कि गांव में एक जाति विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, एक जाति यानी किसी खास जाति की गांव में संख्या अधिक होती। जैसे मैं आपकी बातों से सुन रही हूँ, अभी काफी पॉलिटिक्स में आप सक्रिय रहे, लेकिन जब आपकी बात करें तो इतना पॉलिटिक्स में सक्रिय होने के बाद भी आपने एक नेता वाली लाइफ नहीं चुनी, एक शिक्षक, ऐसा क्यों आपने चुना? थोड़ा इसके बारे में। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 1977 में जेपी मूवमेंट के बाद जो चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, तो जनता एक ये कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं और आगे बढ़ूं और फिर कॉलेज या महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में शिक्षक बनूं। अगर आपने मेरा करियर बर्बाद किया ना, मैं आपको जान से मार दूंगा। नमस्कार साथियों, आज आप देख रहे हैं समता मार्ग। मैं हूं आपकी साथी सोशलिस्ट पॉडकास्ट के विशेष एपिसोड में, और आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर जिनका जीवन गांव से विश्वविद्यालय और आंदोलन से अकादमिक दुनिया और समाजवाद से प्रतिबद्धता एक जीवंत कहानी है। मूल रूप से मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली से विश्वविद्यालय सत्यपति कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाने वाले और जेपी आंदोलन को किशोर अवस्था में देखने वाले और जीने वाले और समाजवादी विचारधाराओं को जीवन भर जीने वाले व्यक्ति प्रोफेसर शशि शेखर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आज बातचीत केवल एक प्रोफेसर की नहीं, बल्कि जेपी आंदोलन की स्मृतियों, मधुलेह में जैसे नेताओं के सानिध्य, राष्ट्रवाद बनाम समाजवाद और एक शिक्षक वैचारिक जिम्मेदारी पर। मैं आपका स्वागत करती हूं सर इस सोशलिस्ट पॉडकास्ट में। मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी, तो आगे हम बात करते हैं सर से। तो सर मैं जानना चाहूंगी थोड़ा आपके गांव और आपके बचपन में आपकी थोड़ा शिक्षा, बचपन में शिक्षा कैसी रही? तो सबसे पहले आपने अपने गांव में, जैसे आप मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं, तो आपने बताया, और वहाँ का सामाजिक और राजनीतिक माहौल कैसा रहा? थोड़ा आप अपनी शिक्षा के बारे में और वहाँ के जीवन के बारे में। देखिए, बिहार में मुंगेर जिले में एक गांव है बिंदवारा, और मेरा जन्म उसी गांव में हुआ। और गांव में जन्म लेने के कारण, चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो गांव का जीवन है और सामान्यतः एक खास प्रकार की जाति के लोग एक गांव विशेष में होते हैं, तो मैं भी एक खास जाति में पैदा भी हुआ और निसंदेह जो है उस गांव में उसी जाति का दबदबा था या उसी की संख्या ज्यादा थी। तो इसके बाद जो है निसंदेह जो है उस परिवेश से निकल करके जो स्थानीय विद्यालय थे, मिडिल स्कूल, तो हम उसी मिडिल स्कूल के विद्यार्थी बने और 7वीं क्लास की शिक्षा वहां से प्राप्त की। मुंगेर वैसे भी एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी रहा है और साथ ही साथ जो है आजादी के संघर्ष में भी मुंगेर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहां से कई बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक नेता निकले हैं। सच्चाई तो ये है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू, श्री कृष्ण प्रसाद सिंह के नाम, और उनको श्री कृष्ण बाबू प्यार से कहा जाता था, वो मुंगेर के ही थे। बाद में भी कई मुख्यमंत्री हुए, तो मेरा परिवेश वही है। और जहाँ तक राजनीतिक हलचल और तमाम चीजें हैं, तो राजनीतिक जगत में जो कुछ होता रहा है, मुंगेर उससे कभी भी अप्रभावित नहीं रहा है। सर, आपने एक विशेष कास्ट की बात की, थोड़ा सा वो कास्ट भी बताएंगे कि आपने बताया? नहीं, मैं कास्ट की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं समाजवादी विचारों में विश्वास करने के कारण जाति व्यवस्था के पूरी तरह से
निर्मूल रूप से नष्ट होने में विश्वास करता हूँ। तो मैं अपनी जाति बता करके, यानी जाति का अर्थ होता है कि जहां आप पैदा हुए, यद्यपि पैदा होना जो है मेरे बस में नहीं था, तो जहां पैदा हुए वो जाति मेरे नाम से चिपक गई, लेकिन मैं उस जाति का नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गांव में एक जाति विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं। एक जाति यानी किसी खास जाति की गांव में संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, थैंक यू। थोड़ा सा आप अपने परिवार और उस टाइम पे जो समाज का नजरिया था उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, आजादी के संघर्ष में उन्होंने हिस्सेदारी की, और मैं 4 भाई और 1 बहन परिवार में। हाँ, और पिताजी की ओर से, चूंकि पिताजी खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जब भी मैं कुछ सार्वजनिक जीवन में या विद्यार्थी के नाते विद्यार्थी की राजनीति में जाता था, तो पिताजी ने मुझे कभी रोका नहीं। बहुत प्यार से पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता था कि आज जो है वो एक आंदोलन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, जाइए। तो सच ये है कि उस राजनीतिक परिवेश, यानी कि जो पारिवारिक परिवेश जो रहा परिवेश, उस परिवेश का मुझे इस रूप में फायदा मिला कि हमें कभी बहुत रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। जी, तो आपने जैसे पॉलिटिक्स साइंस से आपने पढ़ाई की, तो वो राजनीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट रहा विशेष रूप से, तो वो सब्जेक्ट चुनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, पहली बात आपने तो बताया है, आपकी बातों से ही झलक रहा है कि थोड़ा कि आपके परिवार में, लेकिन विशेष रूप ऐसा कुछ हुआ या कहाँ से आपको वो प्रेरणा मिली? नहीं, एक बात समझनी है कि 12th तक जो है, जिसको इंटरमीडिएट कहते थे उस समय, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। जी, है ना। हाई स्कूल साइंस से पास किया, फिर इंटरमीडिएट पास किया, लेकिन उसके बाद चूंकि उसी दौर में वो बहुत ही ऐतिहासिक दौर था और राजनीतिक उथल पुथल वाला जो है युवाओं का और विद्यार्थियों का आंदोलन, तो इसके कारण जो है वो घर में अखबार पढ़ने की आदत लग गई। न्यूज़पेपर में पढ़ता था, जैसे है ना, जब भी समय मिले तो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, और फिर जैसे समय मिला तो रेडियो पे जाकर के न्यूज़ सुनने लगे। तो उससे राजनीतिक जीवन में जो है मेरी रुचि बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होने लगा कि यदि मैं विज्ञान की बजाय राजनीति विज्ञान पढ़ूं तो देश की राजनीति या दुनिया की राजनीति को मैं बेहतर समझ पाऊंगा। तो इसलिए इस दृष्टि से मैंने इंटर के बाद जो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को ज्वाइन कर लिया। थैंक यू। तो मैं थोड़ा और जानूंगी, आपने जैसे बताया कि उस टाइम पे जेपी आंदोलन चल रहा था और आप कक्षा 9वीं में थे, तो उस उम्र में आप जब आंदोलन को देख रहे थे, तो तो उस टाइम पे आपकी उस आंदोलन में क्या कोई भूमिका रही है उस उम्र में? मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था, टाउन हाई स्कूल का विद्यार्थी था मैं। तो अखबारों को पढ़ने से, न्यूज़ सुनने से देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तो इसकी जानकारी मिलती रहती थी। तो 1974 में जब जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ, उसके ठीक पूर्व जो है विद्यार्थियों का आंदोलन पहले प्रारंभ हो गया, और 18 मार्च को 1974 में जो है पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो उस दिन उस आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की ओर से लाठी चली। अच्छा। बहुत सारे विद्यार्थी घायल हो गए, बल्कि कुछ जगहों पे गोली चलने की भी खबर आई। तो ये जानकारी मुझे अखबार से और रेडियो से मिली, और वहाँ ऐसा लगा कि ये सरकार जो है ये जुल्मी सरकार है, अन्याय करने वाली सरकार है, हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे साथियों पर गोलियां चला दी। तो उसके बाद कहीं न कहीं उस छात्र आंदोलन के प्रति जो है सहज रूप से मेरा आकर्षण जो है बढ़ गया। मैंने सोचा कि मैं भी छात्र आंदोलन में हिस्सा लूंगा। और उसके बाद जब जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और महान समाजवादी नेता थे, और जिन्होंने जो है वो देश में सर्वोदय आंदोलन और तमाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उन्होंने जब नेतृत्व संभाल लिया आंदोलन का, तो मुझे लगा कि अब जो है जेपी जैसे महानायक के नेतृत्व में अगर आंदोलन चल रहा है, तो मैं विद्यार्थी के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से जो है आंदोलन से सहज रूप से मैं जुड़ गया। आपकी जेपी जी से कभी मुलाकात हुई? जेपी से एक छोटी सी मुलाकात, वो भी बहुत करीब से नहीं हुई, क्योंकि
जेपी इतने महान नेता थे और जनता में इतनी लोकप्रियता थी, युवाओं में इतनी लोकप्रियता थी, तो जेपी के करीब बिल्कुल पहुंच जाना आसान नहीं था। और सामान्यतः मैं मुंगेर का रहने वाला था, जेपी कदम कुआं पटना में रहते थे, और यद्यपि वो बिहार और पूरे देश में, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी वो शांति, सद्भावना और है ना पीस के लिए काम करते थे। तो इसका ये अर्थ था कि मौका मिला अपने शहर में जब वो आए तो उनको करीब से बिल्कुल ना सही, थोड़ा दूर से मैंने उनको देखा भी और नमस्ते भी किया। और बाद में एक घटना मुझे याद है कि जयप्रकाश नारायण की आप जानते हैं कि किडनी प्रॉब्लम था उन्हें, तो डायलिसिस भी चल रहा था। तो उस समय जो है मेरे मन में ये भाव जगा कि इस महानायक की जरूरत इस देश को है, और किडनी अगर खराब है और ये अचानक लोकनायक को कुछ हो गया तो इस देश का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा। तो मैंने जयप्रकाश नारायण को एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। उसमें आप जानते हैं कि अंतर्देशीय और है ना, तो ये उस पर एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके मैंने जयप्रकाश नारायण को कहा कि मैं अपना एक किडनी आपको दान करना चाहता हूँ। आपने उस उम्र में? जी, ताकि आप जीवित रहें और देश में अभी जो आंदोलन चल रहा है और देश को आपकी जरूरत है। तो वहां से चिट्ठी का जवाब आया। अच्छा, जवाब हाँ, वो प्रिंटेड जवाब आया जो है, उस पर जयप्रकाश नारायण जी के प्रिंटेड सिग्नेचर थे। अच्छा। आया कि नहीं, किसी युवा का किडनी लेकर के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हम तो चाहते हैं कि युवा मजबूत बने, युवा सक्रिय बने और इस देश की कमान संभालें, इसलिए तुम्हारा किडनी नहीं लूंगा। और ये जब पत्र आया तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि जयप्रकाश जी की कोई चिट्ठी मुझे मिली है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर पा रही हूँ अभी कि वो आपने संभाल के रखी होगी क्या? हाँ, अभी भी है। हाँ। वो चिट्ठी है मेरे पास और वो प्रिंटेड है। अच्छा। और उसपे जेपी का जो है ऑलरेडी सिग्नेचर है। हाँ। तो आपके पास अपार खुशी होगी उस टाइम? बिल्कुल, आज तक मैंने उसको संभाल रखा है। उस टाइम पे जो आंदोलन आप लोग ये केवा या छात्र उस उम्र में थे, तो कुछ तो नारा आपको याद है? कुछ नारा? बहुत नारे थे। हाँ, तो उसमें तो भाई बताइए जो जब भी कोई आंदोलन होता है तो नारे तो अवश्य होते हैं, क्योंकि नारों के द्वारा ही तो युवाओं में या आंदोलनकारियों में उत्साह, बिल्कुल है ना, ऊर्जा भर दी जाती है। तो एक नारा तो यही था, क्योंकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था ना। एक नारा तो यही था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये बहुत प्रसिद्ध नारा था। और एक और नारा गूंजा, वो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, और उन्होंने ये नारा दिया उस समय कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसका अर्थ ये है कि ऐसी सरकारों को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो जन विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं। तो ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो नारा तब और आज भी वो नारा बहुत मायने रखता है। जी, थैंक यू। हम थोड़ा और बात करते हैं आगे। तो आप हमारे इसमें, आपके इसमें जिक्र हुआ मधुलिमा जी और जो समाजवादी परंपरा थी, तो मुझे थोड़ा बताइए कि ये जो वो खुद और उनकी पत्नी आपके घर आते थे, तो उस दौर की स्मृति आपको कुछ आपके साथ चलती है क्या? ऐसा उस टाइम की कुछ स्मृति आप शेयर कर सकते हैं तो? देखिए, मधुलिमा जो थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और उनकी पत्नी का नाम था चंपालिमा। वो शिक्षण क्षेत्र से आती थी, प्रोफेसर थी वो। तो मधुलिमा को समाजवादी पार्टी ने जो है ये फैसला किया था उस समय कि वो मुंगेर के बाय इलेक्शन से उपचुनाव में वो कैंडिडेट बनेंगे, और फिर वो कैंडिडेट बने। तो मुंगेर में ये 63 की बात है। तो उस समय तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन स्मृतियां जो हैं वो ये हैं कि मेरे जो छोटे चाचा जी थे वो ट्रेड यूनियन लीडर थे, और समाजवादी विचारों से उनका गहरा रिश्ता था। तो समाजवादी नेताओं से भी उनका गहरा रिश्ता था। तो मुंगेर से जब मधुलिमा ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो निस्संदेह हमारे चाचा जी से भी संपर्क हुआ कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं और जीतना है, समाजवादियों के जीत के लिए सबको मिल के काम करना है। तो इसी क्रम में जो है मधुलिमा जो है हमारे गांव भी और घर भी, और चूंकि चाचा जी ट्रेड यूनियन लीडर थे और ऐसे लोगों के समर्थन से ही मधुलिमा चुनाव में सक्रिय होकर जीतना चाहते थे, तो उनका आना जाना बढ़ गया। तो हमने बालपन से उनको देखा, और मधुलिमा और उनकी जो पत्नी चंपालिमा थे वो दोनों। तो मधुलिमा का चाचा जी के कारण जो है मेरे घर आना जाना होता था, यद्यपि मैं बहुत बालपन से उनको देखता था, लेकिन उस समय की स्मृतियां
थोड़ी धूमिल हैं। लेकिन 1967 में जब दूसरी बार वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, तो तब तक जो है मैं उनको और बेहतर ढंग से जानने भी लगा, और मेरी स्मृतियां अब उस काल की अधिक जो हैं वो तेज हैं, और मैं उसको बेहतर ढंग से याद कर सकता हूँ। जी। सर, आप मुझे थोड़ा जानना है कि आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय से पीजी किया, और वो क्यों चुना आपने वो कॉलेज, उसके बारे में, और उसके साथ थोड़ा ये बताइए कि आपकी वो कॉलेज के दिनों में राजनीतिक गतिविधियां क्या रहीं, थोड़ा कैसी रहीं उसके बारे में। देखिए, मुंगेर के RDNDJ कॉलेज से मैंने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, और चूंकि उस समय में बिहार में जो है आंदोलन, फिर उसके बाद सरकार बदली और तमाम, इस कारण से जो है रिजल्ट के निकलने में काफी विलंब हुआ। जो रिजल्ट पब्लिश होता है ना, तो लगभग 1 साल का वो फासला है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो एकेडमिक सत्र था वो बहुत लेट हो गया। तो उस समय जो है लगा कि अगर एकेडमिक सेशन बहुत लेट चल रहा है, और यहाँ से यदि मैं भागलपुर विश्वविद्यालय से अगर मास्टर डिग्री करता हूँ, तो हो सकता है कि और भी जो है वो जो एकेडमिक सत्र है वो डिले हो जाए। एक दूसरा भी कारण था, वहाँ मुंगेर में छात्र राजनीति में सक्रियता, सामाजिक सक्रियता जो छात्र जीवन में मेरी बढ़ी, तो मेरे पिताजी को ये चिंता सताने लगी कि ये मुंगेर में रहेगा तो पता नहीं पढ़ाई पे कम ध्यान देगा, और हो सकता है कि राजनीति और सामाजिक जीवन में, है ना, अधिक रुचि लेगा, तो पढ़ाई न डिस्टर्ब हो जाए। तो उन्होंने बातों बातों में ही कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं पढ़ने चले जाते हो गया मुंगेर में तुमने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लिया। तो मुझे लगा कि अच्छा, तो एक बार में मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि जहाँ जन्म से लेकर के और ग्रेजुएट तक हम रहे, जिस परिवेश में जिए, जहाँ विद्यार्थी जीवन में इतनी सक्रियता रही, सब कुछ रहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं बाबूजी, ये ठीक नहीं है। फिर उनको नहीं, ये तुम्हारे इंटरेस्ट में है, तुम चले जाओ। तो फिर मैंने अपने मित्रों से बात की, तो बात करने के बाद लगा कि नहीं ठीक है। तो सवाल ये था कि जब भागलपुर विश्वविद्यालय का सत्र इतना डिले हो रहा है 1 साल का, तो अभी एडमिशन कहाँ होगा? या तो मैं 1 साल और वेट करूं, इंतजार करूं, तो कहाँ होगा? तो मजे की बात यह है कि मैंने बाबूजी से इजाजत ली और निकल गए कि जिस विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा वहीं ले लूंगा जहाँ सत्र है ना। तो इस क्रम में हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, आगरा विश्वविद्यालय गए, और इसी क्रम में जो है फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी पहुंच गए, नैनीताल, अल्मोड़ा भी गए थे। तो लेकिन वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ही है, वहां सत्र जो है उस समय प्रारंभ होने वाला था, और मैंने फिर सोचा कि यही एडमिशन ले लूंगा। और वैसे भी फिर ये भी नैनीताल की वादियां और वो खूबसूरत प्राकृतिक जो है ना माहौल, मुझे लगा कि अब चलो कुछ दिन यहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये फैसला लिया, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मैंने जो DSV कॉलेज है नैनीताल में, वहां मैंने एडमिशन लिया। और उस विद्यालय में रहते हुए आपकी कुछ और अलग रुचियां रही क्या? ऐसा है कि चूंकि आप जानते हैं कि अगर छात्र जीवन में आपको राजनीति में रुचि रही है, सामाजिक जीवन में रुचि रही है, विश्वविद्यालय के जीवन में सक्रियता रही है, तो वहां जाने के बाद कुछ ही दिनों में विश्वविद्यालय के कई छात्र नेताओं से मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, ये है वो है, और वहाँ तो मैंने जिस अंदाज में बातें की, जिस अंदाज में, अरे कहीं आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो वहां नहीं थे। तो फिर मैंने क्रमशः उनको बताया कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से वहां के विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि हम पढ़ने भी आए हैं। अगर हम विद्यार्थी राजनीति में यहाँ प्रवेश कर गए और वहाँ सक्रिय हो गए, तो कहीं बाबूजी कहें कि अच्छा तुमको इसीलिए भेजा था, यहाँ से भेजा कि तुम वहां जाओगे तो पढ़ाई करोगे। तो मैंने इनडायरेक्टली सभी नेताओं से हमारी दोस्ती, सभी आते थे हमारे पास, भाषण लिख दीजिए, लेख लिख दीजिए, ये कर दीजिए। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो लोग मेरा ही लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से। लेकिन वहाँ की सक्रियता मेरा जो है मेरी सक्रियता ज्यादा रही कविता लेखन में, यानी पोइट्री, नाटक और गद्य, ये तमाम, यानी कि लिटरेरी का जो लिटरेचर का जो काम था उसमें मेरी ज्यादा रुचि रही। और इसी का डिबेट जो है, और इसी कारण से मैंने अपने कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जब वर्धा में ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन हो रहा था, तो मैं अपनी जो है
विश्वविद्यालय की तरफ से वहाँ रिप्रेजेंट करने अरे गया, वाह। डिबेट में हिस्सा लिया। और उस समय गांधी जी के जो पीए रह चुके हैं जो है महादेव भाई देसाई, उनके पुत्र थे नारायण भाई देसाई, उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया था। तो मेरे लिए ये बहुत ऐतिहासिक क्षण थे कि गांधी जी के पीए और उनका पुत्र नारायण भाई देसाई प्रसिद्ध गांधीवादी के संपर्क में आए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात। थैंक यू। जैसे मैं आपकी बातों से सुन रही हूँ अभी, काफी पॉलिटिक्स में आप सक्रिय रहे, लेकिन जब आपकी बात करें तो इतना पॉलिटिक्स में सक्रिय होने के बाद भी आपने एक नेता वाली लाइफ नहीं चुनी, एक शिक्षक, ऐसा क्यों आपने चुना? थोड़ा इसके बारे में। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 1977 में जेपी मूवमेंट के बाद जो चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, तो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी और जनता पार्टी चुनाव में जीत भी गई भारी मतों से, सरकार भी बनी। लेकिन करीब 2 वर्षों के अंदर जनता पार्टी के अंदर जो है आपस में बहुत मतभेद बढ़ गया, क्योंकि कई पार्टियों से मिल करके जयप्रकाश जी ने बनाया था। इस बीच में जयप्रकाश जी का भी स्वास्थ्य लगातार खराब होता रहा, डायलिसिस चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में जब जनता पार्टी के लीडर्स के बीच में इतना मतभेद होने लगा, सरकार में निरंतर जो है वो मतभेद बढ़ते चले गए, इस्तीफे भी, राजनारायण जी का इस्तीफा हो गया और तमाम, और चरण सिंह और मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, उनमें भी काफी मतभेद बढ़ गया। तो मुझे ऐसी राजनीति से मोह भंग हो गया कि जनतंत्र को बचाने के लिए जनता पार्टी जयप्रकाश जी ने बनाई, वो सत्ता में आई भी, चुनाव जीत गई, सरकार बनी, फिर ये आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता का क्या कार्य करेंगे? तो कांग्रेस से तो पहले से ही हम निराश थे, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ हमने संघर्ष भी किया और संघर्ष करके जो है आप जानते हैं कि जेल तक गए हम लोग। तो उस समय इस राजनीति से, यानी कि पार्टी की राजनीति से मेरा मोह भंग हो गया, क्या कि नहीं, कैसी पार्टी है और किन पार्टियों में हम काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने राजनीति में सीधे जाने का फैसला नहीं किया और ये तय किया कि मैं एकेडमिक्स में रहूंगा और जो भी आवश्यक विषय हैं देश के जनतांत्रिक व्यवस्था में, उसमें अपने द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करूंगा। तो मैंने इसीलिए किसी पार्टी की पॉलिटिक्स यानी कि पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जी, थैंक यू। तो क्या आपने कभी ये इतना राजनीति और फिर शिक्षक, इसके दौरान क्योंकि उस दौर में भी शायद यूपीएससी जैसी चीजें चलती होंगी, तो उसका भी कभी एग्जाम दिया इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं गए, ज्वाइन नहीं किया, तो निश्चित रूप से कैरियर की चिंता थी। फिर तो किसी प्रकार का कैरियर चाहिए, तो कैरियर के तो 2 ही रास्ते हमारे पास सामने थे महत्वपूर्ण। एक ये कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं और आगे बढ़ूं, और फिर कॉलेज या महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में शिक्षक बनूं, एक रास्ता ये था। दूसरा, उस समय का युवाओं में और विद्यार्थियों में एक आकर्षण था यूपीएससी का, आईएएस, आईपीएस, है ना, आईएफएस और तमाम। और बिहार में तो और जो है युवाओं में, विद्यार्थियों में इस प्रकार के आकर्षण थे। माँ बाप के भी सपने यही होते थे कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, तमाम। तो फिर मैंने सोचा मास्टर करने के बाद, जब मैंने एमए कर लिया पॉलिटिकल साइंस में, तो फिर मैं दिल्ली आ गया था। और दिल्ली आने के पीछे एक मकसद ये था प्रारंभिक कि मैं यूपीएससी की तैयारी करके और यूपीएससी दूंगा। और इसीलिए मैंने 1986 में पहली बार यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी वो दिया भी, और फिर क्वालिफाई भी कर गया। तो मुझे लगा कि लगता है मैं अब आईएएस बन ही जाऊंगा। तो इस प्रकार से फिर मेंस वगैरह की तैयारी की बात हो गई। तो लेकिन कुछ सक्रियता तो सार्वजनिक जीवन में दिल्ली में भी बनने लगी, कभी ऐसे कार्यक्रम में पहुंचने लगे, कभी वहां। तो एनीवे, तो इस प्रकार से मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मैंने मेंस भी दिया। अच्छा। लेकिन मेंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग हादसा हो गया मेरे साथ। जिस दिन जनरल स्टडीज का पेपर था, वो लोधी रोड में वहाँ कहीं हमारा सेंटर था, तो हम आधा घंटा लेट हो गए एग्जाम में। अब लेट हो गए तो पहली बात ये थी कि वो तो एंट्री ही नहीं मिल रही थी मुझे। अब लेट हो गए और एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो वैसी स्थिति में अब लगा कि ये तो साल गया, साल बर्बाद हो गया। अब गलती भी मेरी है या क्यों मैं लेट हो गया, जो भी कारण हो, लेकिन मैंने बहुत विनती की, अरे सर 1 साल बर्बाद हो जाएगा, बहुत मुश्किल से तो क्वालिफाई किया है मैंने प्रीलिम्स, तो प्लीज मुझे अलाउ करने, है ना, अलाउ कर दीजिए। बहुत मुश्किल के बाद, मिन्नत करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जाओ।
लेकिन इसका कारण ये हुआ कि 3 घंटे के एग्जाम में जो है आप जानते हैं कि आधे घंटे तो मेरा यूं ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 55 नंबर के हमारे जनरल स्टडी में जो स्टैट्स के पार्ट था वो छूट गया, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि जब फाइनल मेंस का लिस्ट आया, बाकी तो पेपर तुमने दिए ये हाँ, सब हाँ, हाँ, टाइम पे ही गए, दिया भी, लेकिन फाइनल जो लिस्ट जब आया तो मेंस को क्वालिफाई जो करने के लिए न्यूनतम जो यूपीएससी ने तय किया था उसमें 17 नंबर कम थे मेरे, तो 55 नंबर का छूटा और 17 नंबर के कम से जो है हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। उस टाइम की फीलिंग थोड़ा सा बताएंगे तो? नहीं, फीलिंग तो ये तय थी कि काफी निराश हुआ, और निराश होने के क्रम में मैंने माना कि दोषी तो मैं ही हूँ, किसी और को तो मैं दोष दे नहीं सकता हूँ। तो एक तो ये था। दूसरा, मित्रों ने काफी मजाक बनाया और कहा कि तुम तो लेट लतीफ हो ही, जहाँ होता है एग्जाम में भी लेट जाते हो। फिर कुछ मित्रों ने हमारे पुराने इतिहास को उलट दिया, जो हमारे मुंगेर के, नहीं कि तुम तो कॉलेज में भी क्लास में लेट आते थे कई बार, है ना, और आते थे और कहते थे मे आई कम इन सर, और कई बार शिक्षक ने कहा कि कम इन, और कई बार कहा कि नो गेट आउट, बाहर रहो, डेली तुम्हारी यही आदत है। तो ऐसी स्थिति थी, तो उन्होंने इस प्रकार से भी कहा, और मेरे पिताजी ने भी थोड़ी हल्की सी डांट लगाई, अब तुम जानो तुम एग्जाम में भी लेट जाओगे, ऐसे कहाँ होता है। तो इस प्रकार से जो है मैं छूट गया। इंटरेस्टिंग है आपका जीवन भी। थोड़ा और जानेंगे कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका जुड़ाव उस टाइम पे कैसे कब हुआ, और एक शिक्षक के रूप में, और उसी के साथ में आपका जो वहाँ के छात्र उनके साथ व्यवहार कैसा रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर यूपीएससी का दरवाजा बंद हो गया जी, तो निसंदेह जो है मैं क्या करता। तो करने के लिए मेरे पास एक दूसरा विकल्प, जो पहले भी मैंने कहा कि एकेडमिक में जाऊं। बिल्कुल। तो एकेडमिक के लिए मास्टर के बाद आपको जो है वो कहीं न कहीं आपको रिसर्च करना होगा, यानी उसमें एमफिल होता था और उसके बाद पीएचडी। तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल का रिटन एग्जाम दिया, रिटन हो गया, फिर इंटरव्यू वगैरह जो भी है, एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया एमफिल में। ठीक है, तो एमफिल में हो गया तो राहत मिली कि चलो कम से कम जो है, और माँ बाप को भी थोड़ी राहत हो गई कि चलो एकेडमिक्स में पढ़ लिख करके आगे जो है वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या उसमें लेक्चरर कहलाता था, तो व्याख्याता बन जाएगा, तो चलो ठीक है, मैं भी था कि चलो बन जाऊंगा तो ठीक ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने एमफिल ज्वाइन किया। एमफिल ज्वाइन करने के बाद निसंदेह जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमफिल के 2 पार्ट होते हैं, एक में टर्म्स पेपर और लिखे जाते हैं और दूसरे में डिसर्टेशन लिखा जाता है। तो दुर्भाग्य से, मेरा दुर्भाग्य, वो इस बीच में मैं वैचारिक रूप से समाजवादी विचारों से बहुत जुड़ चुका था, उसी जमाने से, मधुलिमे के जमाने से, जेपी मूवमेंट से और तमाम। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो सुपरवाइजर मुझे मिला, जो प्रोफेसर थे वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, वो संघ विचारधारा के थे। तो उसके कारण जो अक्सर मुझे वो किसी न किसी बात पर टोकते थे। और 1984 के राइट्स पर मैं काम कर रहा था, वो टोकते थे, तो ये बात मुझे बुरी लगती थी, और मेरे दिमाग में ये बात प्रवेश कर गई कि ये संघ के हैं ना, मैं समाजवादी विचारों को मानता हूँ, इसीलिए मुझे ये तंग कर रहे हैं। तो इसका अंतिम परिणाम ये निकला कि उन्होंने एक बार गुस्से में कहा कि जाओ, मैं तुम्हें जो है वो एमफिल नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हारा डिसर्टेशन साइन नहीं करने वाला हूँ, जाओ। मुझे भी गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। और इस प्रकार से मैंने एमफिल पूरा नहीं किया, ठीक एंड वक्त पे जो है वो ड्रॉप हो गया एमफिल। तो ये वहाँ, फिर मैंने बाद में दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडी से मैंने एमफिल कर लिया, दूसरे सुपरवाइजर के साथ। और वो सुपरवाइजर जो थे, ही वाज एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, इतने अच्छे इंसान थे। उन्होंने सुपरवाइजर के रूप में हमेशा हमारी और जो कमियां थी, कभी लेट हो गए, कभी टाइम पे पेपर नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम करो, तुम्हें करना होगा। अब तुम पॉलिटिकल साइंस की तरह यहाँ से बिना एमफिल किए नहीं जाओगे, तुम्हें करना होगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि मैंने एमफिल कर लिया। और तो इसलिए मैं अभी भी मानता हूँ, मैं अपने डॉक्टर धर्मपाल थे, मैं अभी भी अपने उस सुपरवाइजर को, अब वो संसार में नहीं है, बाद में उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, लेकिन आज भी उसी सम्मान के साथ मैं याद करता हूँ कि ही वॉज ए ग्रेट टीचर, वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आप
आपने बात की है तो मैं जानना चाहूंगी कि आप किसी को याद कर रहे हैं, तो जब आप भी कॉलेज में वहाँ थे तो कोई ऐसा छात्र आपको याद है जो एक रहता है ना, थोड़ा कठिन है वो, या फिर छात्रों को आप कैसे याद करते हैं अभी? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो रिसर्च का दौर था। जी जी। फिर जो है रिसर्च के दौर के बाद मुझे नौकरी चाहिए थी एकेडमिक्स में। बिल्कुल। तो ये संघर्ष जो है, एक नया संघर्ष प्रारंभ हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक की नियुक्ति पहले होती थी, परमानेंट बहुत मुश्किल से होता था। तो कॉलेजेज में एडहॉक की बहाली निकलती थी, फिर डिपार्टमेंट जो है एक लिस्ट बनाता था मेरिट के आधार पे, फिर वो नाम भेजा जाता था जब वहाँ से डिमांड किया जाता था। तो इस प्रकार से ये संघर्ष की शुरुआत हुई कि एडहॉक पढ़ाएं। और इस क्रम में मुझे पहले एडहॉक की है ना टीचिंग मिल गई, और मैंने ये अपना एक तरह से टीचर का जीवन जो है प्रारंभ किया। लेकिन एडहॉक तो एडहॉक होता है। जी जी। और दूसरा ये प्रॉब्लम होता था मेरे साथ कि किसी कॉलेज में एडहॉक पढ़ाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है वहाँ के प्रिंसिपल से या किसी अन्य प्रकार की स्थिति पैदा होती थी और मेरा डिफरेंसेस बढ़ जाता था। फिर जो शिक्षक समूह है वहाँ का डूटा है ना, और उसमें भी मैं सक्रिय हो गया एडहॉक जीवन से ही। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं खुश था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दुखी था। ये हुआ कि कॉलेज में प्रिंसिपल की आंखों में चुभने लगते थे। तो इसका ये होता था कि परमानेंट की नियुक्ति के समय मुझे बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता था कि नाउ यू गो टू अनदर कॉलेज, यहाँ भाई हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर मैं दूसरे कॉलेज की राह ले लेता था। तो ये है, लेकिन इस क्रम में अंततः जब मैं परमानेंट हुआ, लेकिन ये मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, जिन भी कॉलेजेज में पढ़ाया, सतवती कॉलेज, जाकिर कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, अग्रसेन कॉलेज, बहुत सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन हर जगह मुझे बहुत अच्छे विद्यार्थी मिले और विद्यार्थियों से मेरा बहुत डायरेक्ट संवाद होता था। पढ़ने के बावजूद भी वो साथ साथ चलने लगते थे, सर ये भी बताइए वो बताइए। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे और जिनको मैं आज भी याद करता हूँ, और वो भी हमें याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। और अक्सर कभी वो अगर दिल्ली के बाहर होते हैं और दिल्ली आते हैं तो फोन करके कोशिश करते हैं कि सर मिलना चाहते हैं। तो चाहे वो गर्ल स्टूडेंट हो या बॉय स्टूडेंट हो, तो ये विद्यार्थियों से ये रिश्ता हमारा जो बना, तो आज भी बना हुआ है। विद्यार्थी बदलते रहे, क्योंकि हर साल जो है नए विद्यार्थी आते थे, उनको पढ़ाते थे, और इस प्रकार से अब तो कई विद्यार्थी हमारे जो हैं वो शिक्षक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, कुछ यूपीएससी करके आईएएस बन गए हैं। तो ऐसे भी हमारे विद्यार्थी हैं सब, है ना। तो इसलिए ये स्थिति है। इस दौरान आपको कुछ याद हो, कोई मजेदार किस्सा आपके साथ हुआ तो ऐसा भी आप शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, कई कुछ छोटा सा। वो मजेदार कम है और परेशानीदायक दो है। एक तो ये है कि मैं जब सतवती कॉलेज में एग्जामिनेशन में ड्यूटी कर रहा था जी। तो चूंकि प्रारंभ से ही तो दिमाग में कुछ कीड़े प्रवेश कर गए थे ना, बिल्कुल। सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, नकल नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए, ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो एक विद्यार्थी नकल कर रहा था, तो जैसे नकल कर रहा था तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, लाओ कॉपी लाओ। मैंने कुछ समय कहा कॉपी लाओ, और कॉपी छीन लिया मैंने और उसका केस बना दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर मैं प्रिंसिपल के, है ना, जहाँ सुपरिटेंडेंट और सारे बैठते, वहाँ विद्यार्थी को ले गया और मैंने कहा कि ये मैं केस बना रहा हूँ, ये नकल करते, और ये रहा इसका नकल चीट। तो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि सिंह साहब देख लीजिए, विद्यार्थी है, नकल। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनको लगा कि ये तो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो मान गए, वो मान गए, ठीक है आप कहेंगे तो वो तो आप बना दीजिए केस। जी जी। मैंने केस बना दिया। उस विद्यार्थी ने उसके बाद नाटक प्रारंभ किया। पहले चिल्लाने लगा, सर आपने मेरा करियर बर्बाद किया ना, मैं आपको जान से मार दूंगा। हाँ वही। तो मैंने कहा कि अरे ये तो चोरी भी कर रहा था और अब सीनाजोरी भी कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, जाओ मेहनत करो, दूसरे साल तुम पास कर जाओगे, नकल मत करना। तो नहीं सर अब तो आपको मार दूंगा। बट साहब हमारे प्रिंसिपल थे, वो कहने भी लगे अरे पागल हो क्या। तो फिर उसने गुस्से में एक बार ये कहा आपको भी मार दूंगा। तो स्थिति ये बन गई कि पहले तो मुझे मारने की बात कर रहा था, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब ने कुछ कहा तो उनको भी मारने की धमकी देने लगा। तो वो भी बहुत नाराज हो गए। उसके बाद जब वो भी नाराज हो गए तो विद्यार्थी ने फौरन जो है पलटी मारा और कहता
अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और आप लोगों का नाम लिख करके जाऊंगा सर कि इसके कारण जो है मैंने आत्महत्या की। अब मुझे लगा यार ये तो नई मुसीबत पैदा हो गई। अब तक तो जान से मारने की धमकी दे रहा था, अब कहता है कि मैं जो है आत्महत्या कर लूंगा। तो इसके कारण एक पल के लिए मुझे डर लगा कि अगर ये आत्महत्या कर लेगा और कोई ऐसी चिट्ठी लिख के चला गया तो फिर तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएंगे ना कि मेरी वजह से किसी युवा विद्यार्थी की जान चली गई। तो खैर केस तो बन चुका था, उसमें कुछ हो नहीं सकता था। तो आखिरकार वो चला गया चिल्ला के और धमकी दे के कि अब मैं आत्महत्या करूंगा। बट साहब ने कहा कि अरे भाई अब ये तो एक नई मुसीबत पैदा हो गई। मैंने कहा सर अब देख लीजिए अब क्या कहूं मैं। खैर इसमें अब जो मजे की बात हुई, दूसरे दिन उसमें अखबार आते थे, अखबार हम लोग सुबह पढ़ते थे। अखबार में एक खबर आई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की। मुझे लगा हो गया, इसने आत्महत्या कर ली। और मैंने कुछ नहीं घबराहट में देखा कि क्या नाम है नहीं है, किस कॉलेज का नहीं है। मैंने कहा हो गया, अब तो बस अब पुलिस आएगी और गिरफ्तार करेगी। मुझे डर लग गया जो सोची। तो मैंने सोचा कि जिस दिन नेक्स्ट डे की बात है ना, उस दिन मेरी एग्जाम की ड्यूटी नहीं थी। तो ड्यूटी नहीं होती है तो कॉलेज जाने की बात नहीं होती। लेकिन मैं फौरन तैयार व्यार होकर के सोचा कि पुलिस आएगी भी ना यहाँ, तो फिर वो कॉलेज में पहुंचेगी और कॉलेज पहुंचेगी तो वो कहेंगे, प्रिंसिपल भी सब कहेंगे कि नहीं नहीं इनका कोई रोल नहीं है। तो मैं तैयार व्यार होकर के जो है कॉलेज पहुंच गया और प्रिंसिपल के कमरे में जाकर के कहा सर उस विद्यार्थी ने तो आत्महत्या कर ली, अब क्या होगा? अब तो सर ये देखिए ये स्थिति है। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, आत्महत्या कर लिया? मैंने सर अखबार में तो मैंने पढ़ा। बोला नहीं सत्यवती कॉलेज का विद्यार्थी है, ये पढ़ा? मैंने कहा सर ये कहाँ पढ़ा? दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की, बस मैं तो भागता हुआ आ गया आपके पास यहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वेट करें, आप यहीं बैठे, आप हमारे कमरे में बैठे, हम लोग बैठते हैं, देखते हैं अगर पुलिस आएगी तो देखेंगे अगर ये सच में वही विद्यार्थी है तो। नहीं लेकिन सौभाग्य से वो विद्यार्थी कोई और था, सत्यवती का विद्यार्थी नहीं था और कोई पुलिस नहीं आई। तो इस प्रकार से ये घटना है। बाकी तो और भी घटनाएं हैं। वो विद्यार्थी आपसे फिर कभी मिला दोबारा? नहीं मिला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। सुन के आज के दौर में कुछ चीजें ऐसी हो भी रही हैं शिक्षार्थियों के साथ और वो हम देख भी रहे हैं आज के माहौल में। तो आप थोड़ा आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपके विचारों पर एकदम प्रभाव पड़ा हो, जिनके विचारों से आप पर प्रभाव पड़ा हो, ऐसे कोई व्यक्ति जिन्हें आप बहुत मानते हैं? वो तो जयप्रकाश नारायण है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही जीवन की दिशा बदल दी समाजवादी विचारों के प्रति। जेल में लेक्चर भी दिए हैं? नहीं देखिए जेल जाने का 2 अवसर है मेरे पास। एक विद्यार्थी जीवन में जब जेपी मूवमेंट में था तो सत्याग्रह करते हुए मुंगेर में गिरफ्तार हुआ और 14 दिनों तक जो है भागलपुर के सेंट्रल जेल में रहा। और उस समय तो ये तो पहली घटना है। लेकिन जहां मैं सत्याग्रह करते हुए वो गया था। लेकिन जिस प्रश्न को आप पूछ रही हैं, तिहाड़ जेल में मैं कैदियों को सुधारने के लिए उन्हें एक प्रकार से व्याख्यान देने के लिए गया था कि कैदियों को सुधारा कैसे जाएगा और उससे संवाद करते हैं। और ये जेल प्रशासन ने बुलाया था और इस क्रम में मैं गया था। मेरे साथ एक और मेरे साथी थे, वो भी गांधीवादी विचारों को मानते हैं। तो हम दोनों जेल में गए और कैदियों से लगातार काफी बड़ी संख्या में कैदी थे, वो बैठे और हम लोगों ने उस पर कैदियों के सुधार की बातें की, कुछ उनकी बातें सुनी, वो क्यों अपराधी बने, क्यों क्रिमिनल हो गए, सारी बातें। और इस प्रकार से तिहाड़ जेल में गया था। फिर मैंने वो जो जेलर साहब थे उनसे कहा कि भाई कैदियों को किस प्रकार का खाना आप देते हैं, तो उस खाने को तो हम भी खाना चाहेंगे ना, देखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं खाना तो खा के आप जाएंगे, बिना खाना खाए तो आपको जाने नहीं देंगे। तो फिर हम लोगों ने खाना भी खाया और खाना ठीक ठाक था। तो इस पर हमने कोई बहुत फिर आपत्ति नहीं की। तो सर अभी आपका रिटायरमेंट हो गया है? जी नहीं हुआ। अगले साल फरवरी में 28 तारीख को मैं 65 साल की है ना आयु के बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो आप रिटायर होने के बाद क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे? क्या मतलब इतना आपकी स्टोरी में मैंने सुना, एकदम जोश जज्बा, आप आज भी वही ऐसा लग रहा था, मैं सुन रही थी कि वो स्टूडेंट बात कर रहे हैं जिसमें वो जोश था, वो आज भी दिख रहा है। आप बोल रहे हैं कि अगली साल आपका रिटायरमेंट, लेकिन आपके अंदर वो बच्चा आज भी दिख रहा है। तो उसके बाद का क्या है? असल में ऐसा है ना कि
जेपी मूवमेंट में जुड़ने के बाद जो समझ बनी और वो समझ में धीरे धीरे विस्तार होता गया और ये लगने लगा कि जीवन को समाज के लिए, समाजवादी विचारों के आधार पर समाज को बनाने के लिए, जुल्म और अन्याय के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए लगाना चाहिए। तो इसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे नागरिक संगठनों से जुड़ गए, है ना। अभी भी आप जानते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ मालवन, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के कार्यक्रम के लिए आया हूँ। तो इस प्रकार से कई नागरिक संगठनों से, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी है, जेपी फाउंडेशन है, और उसी प्रकार और ये तमाम जो संगठन है, जन संगठन, वो कहीं ना कहीं जेपी के विचार या जेपी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया, और जेपी ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाया था 1974 में। जी। तो इसका अर्थ ये होता है कि चाहे वो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी हो, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान भी उसी समाजवादी विचार पर आधारित समाज के निर्माण के लिए। उसी प्रकार से सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी है, उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो समाज में सद्भाव को कैसे बनाया जाए। तो उसी पर जेपी फाउंडेशन है। यूनिवर्सिटी में समाजवादी शिक्षक मंच था जिससे हम लोग जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे संगठनों से वो संबंध भी रहा है और संगठनों के लिए हम काम भी करें। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षक के रूप में महाविद्यालय में मेरा कार्य समाप्त होगा, लेकिन शिक्षण का कार्य समाप्त नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। इसका मतलब है कि समाज में युवाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण देने की कोशिश, उनको समाज के लिए भविष्य के नागरिक के रूप में तैयार करने की कोशिश, ये सारी कोशिश होगी। और नागरिक स्वतंत्रताओं पर जो राज्य का और सरकार का हमला है, फांसीवादी व्यवस्था का जो हमला है, उसके खिलाफ युवाओं से संपर्क करना, उनको तैयार करना और भारतीय समाज को जयप्रकाश और लोहिया के सपनों, गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए, सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित बनाने के लिए निरंतर सक्रिय रहूंगा और काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा पॉज करते हैं। थैंक यू संजना, थैंक यू।